हेलो बच्चों। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्या होता है, आइए एक जानते हैं छोटे से लेक्चर में, जिसे हम कहते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो राउल्ट के लॉ को नहीं फॉलो करते हैं उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि राउल्ट के लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है। राउल्ट के लॉ को फॉलो करने, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में राउल्ट का लॉ पढ़ा भी था, और आज पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। राउल्ट ने क्या कहा था कि अगर दो वोलेटाइल लिक्विड हों, दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा, उन दोनों का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा था कि यहाँ पर राउल्ट के लॉ के लिए किसी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर वो उस कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका भी बता दिया था। आपने लिखा था कि PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू काई ए प्लस PB नॉट इंटू काई बी। ये आपका PA जो है प्योर स्टेट में कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है, PB नॉट प्योर स्टेट में कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर है, और ये आपका काई ए सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन है, और ये काई बी क्या है, सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन है। तो इन सब से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, ये भी एक फार्मूला इसी से हो गया। तो इन्होंने कहा कि ये जो आपके जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी को अगर ऐड कर दे तो टोटल वेपर प्रेशर जो है ये आपका सॉल्यूशन का आ जाएगा। लेकिन क्या है कि ये बात तो राउल्ट ने कह दिया, लेकिन कुछ सॉल्यूशन इसे फॉलो करते हैं तो कुछ सॉल्यूशन फॉलो नहीं करते। जो सॉल्यूशन इसको फॉलो करता है उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, जो नहीं करता है उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आप कुछ इस तरीके से इसे समझिए कि मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं आपने कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली आपने निकाल लिया, कंपोनेंट बी का जो है वेपर प्रेशर आपने एक्सपेरिमेंटली आपको पता है। आपने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिलाया सॉल्यूशन में और उनके मोल फ्रैक्शन को आपने नोट कर लिया, और नोट करने के बाद आपने देखा जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर पास चल जाएगा, यहाँ पर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर, दोनों को सम करेंगे तो सॉल्यूशन के बराबर आता है। अगर ये आपका सॉल्यूशन के बराबर आता है तो इसका मतलब ये राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है। अदरवाइज अगर ये आपका फॉलो नहीं करता है, यानी PB नॉट और ये काई बी, यानी आपका अगर ये नहीं फॉलो करता है तो इसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे सर इसे थोड़ा सा ये आपका जो है थोड़ा सा जो है एक्सपेरिमेंटल तरीके से समझाया जाए। हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि हम आपको इतनी कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटल समझाएं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप इसे समझ सकें। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा काम करते हैं। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि भाई देखो
ये आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है। ये यहाँ पर आपने लिखा है PA0 इंटू काई ए प्लस PB0 इंटू काई बी, ठीक है। मैं इसे जो है आपका कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन कर रहा हूँ और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ले रहा हूँ, और ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है। हाँ बेटा, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल आता है तो आपका समझ जाइए वो राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है, और अगर नहीं आता है तो फिर वो आपके राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ कि मान लेते हैं कि मैंने एक कंपोनेंट ए ले लिया और एक कंपोनेंट मैंने बी ले लिया, ये मैंने ए और बी को ले लिया, और इन दोनों को जो है मैंने क्या किया कि प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं ये PA0 है, और इसका वेपर प्रेशर जो है वो आपका PB0 है। मैंने इन दोनों को मिला दिया, और मिलाने पर मैंने देखा कि इसका मोल फ्रैक्शन काई ए और इसका मोल फ्रैक्शन काई बी आ जाता है। मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका आप लोग को पता ही है। अगर आपका वेट दिया है तो उसे मोल में कन्वर्ट करिए, और मोल में कन्वर्ट करने के बाद उसे मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं। अब क्या होता है कि आपने क्या किया कि यहाँ पर इसे मिला दिया, और यहाँ पर अब जो है इसमें क्या है, इसमें से भी कुछ वेपर निकलने लगा। ये वेपर किसका है, ये सॉल्यूशन का वेपर है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन के वेपर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका कितना वेपर आ रहा है। मान लेते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल जो है वैल्यू जो है 100 आ रहा है। मान लें एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा कि आपका इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 100 आ रहा है, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस आंकड़ों के आधार पर, जैसे आपका मैंने PA0 इंटू काई ए प्लस PB0 इंटू काई बी, मैंने मतलब जो इसकी वैल्यू दिया हुआ था इसको हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों मल्टीप्लाई ऐड कर दिया। अगर ऐड करने के बाद जो आपने कैलकुलेशन के थ्रू निकाला अगर वो भी 100 आ रहा है, यानी इसका कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर दोनों सेम आ रहा है तो उस समय इसे हम क्या कहेंगे कि भाई ये राउल्ट के लॉ को फॉलो कर रहा है, और राउल्ट के लॉ को अगर फॉलो कर रहा है तो इसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर ये वैल्यू आपका एक्सपेरिमेंटल 100 है और ये वैल्यू या तो आपका 80 आ जाए या आपका 120 आ जाए या 100 से अगल बगल कुछ भी आ जाए, 100 को छोड़कर कुछ भी आ जाए अगल बगल, ठीक है, तो समझ जाइए वो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, और ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, एक वर्ड में हमने कहा कि जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी जब कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर आ जाए दैट मीन्स वो राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर नहीं आता है, कम या ज़्यादा आता है, तो वो आपका कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
ठीक है, इसे में कुछ अगर नोट करने लायक है तो नोट कर सकते हैं। आगे बताएं। चलिए, तो यहाँ तक जो बात चल रही थी हमारी और आपकी कि ये आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को हमने बताया कि भाई जो राउल के लॉ को जो क्या कहते हैं, जो राउल के लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन, जो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सोल्यूशन। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि राउल के लॉ को कैसे फॉलो करना होता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू अगर दोनों इक्वल आते हैं तो राउल के लॉ को फॉलो कर रहा है, और नहीं आते हैं तो राउल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर इसके बारे में और कुछ, हाँ ये क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में अब जानकारी देने की समय आ गया है। तो चलिए जानकारी देते हैं आपको ऐसा क्यों हुआ। देखिए बेटा, सारा का सारा जो फोकस है वो आपके दो मॉलिक्यूलों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जी हाँ सर, दो मॉलिक्यूलों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका जो है मेनली दो तरीके का हो सकता है। आपका यहाँ पर लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फोर्स आप जानते हैं कि दो तरीके के होते हैं। एक भाई मॉलिक्यूलों के बीच में जो फोर्स लगता है, कौन कौन सा फोर्स लगता है, दो ही फोर्स है। कौन कौन सा है, एक आपका है वांडर वाल फोर्स होता है, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यानी आपका जो है मॉलिक्यूलर फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वांडरवाल फोर्स। यानी आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू वांडरवाल फोर्स। तो ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, यही फोर्सेस जिम्मेदार होते हैं कि कौन आइडियल सोल्यूशन है, कौन नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो यहाँ पर फोर्सेस के बारे में मैं बात कर देता हूँ। चलिए जैसा, और इस पे बात कर लेता हूँ। नोट करना है, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया फोर्स के बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। ठीक है, तो जब आइडियल सोल्यूशन की बात होती है तो आइडियल सोल्यूशन में जब दो कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं तो इनके बीच लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है किसके, जो फोर्स आपके सोल्यूशन में लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये रहा आपका एक कंपोनेंट, ये मैंने ये आपका एक कंटेनर ये ले लिया और एक कंटेनर ये ले लिया, और लेकर मैंने यहाँ पर इसमें जो है कंपोनेंट ए भर लिया और इसमें कंपोनेंट बी भर लिया। जाहिर सी बात है ये प्योर है। अगर ये प्योर है तो इनके बीच में ये आपका इसमें कंपोनेंट ए के ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, इसमें बी के होंगे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं लगता है। ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जब आप इनको जो है, जब इनको आप मिलाते हैं और मिलाने के बाद इनके बीच ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी ए है, ये इनके बीच, ये ए है, इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, ए प्लस ए कर देते हैं, और बी के बीच जो है ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस तरीके से जब ये मिक्स होंगे तो अब ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेंगे, और इस तरीके से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लगते हैं तो अब यहाँ पर अब केवल ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होकर अब ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि ये होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ए बी के भी ये आपका बन गया ए बी सोल्यूशन, जिसमें अब आपका ए बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी है। ठीक है,
तो अगर इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यानी ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो इक्वल है ए के एंड बी के फोर्स के बराबर है, यानी जितना फोर्स यहाँ लग रहा है, जितना फोर्स यहाँ लग रहा है, अगर उतना ही फोर्स ए और बी के बीच में लग रहा है तो जाहिर सी बात है उस समय मॉलिक्यूल के बीच में जब यहाँ पर थे जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ लग रहा है, तो उस समय ये मॉलिक्यूल ना तो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ना तो ज़्यादा रिपेल होंगे, यानी दूर होंगे। जाहिर सी बात है वहाँ पे जो फोर्स यहाँ एग्जर्ट कर रहा है, जो फोर्स यहाँ एग्जर्ट कर रहा है, वही फोर्स अगर यहाँ पर भी देखने को मिले तो जाहिर सी बात है उसके वॉल्यूम में और ना ही उसकी इंथैल्पी में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। यानी जब आपका आइडियल सॉल्यूशन की बात होती है तो उस समय ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कंपोनेंट ए और बी के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसका जो है डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हुआ? डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब ये है कि उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, यानी दोनों को अगर मिक्स किया जाए, यानी दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया जाए तो उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को ये बात पता नहीं होगी। चलिए, जैसे क्या होता है कि अगर आप दो लिक्विड को अगर आप मिला रहे हैं, दो लिक्विड को अगर आप मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद आप लोग ये देखते होंगे कि उनका जो वॉल्यूम जो पहले होता है वही मिलाने के बाद भी हो जाता है। दैट मीन्स अगर आपने 1 लीटर एक लिक्विड लिया, दूसरा 2 लीटर लिया या 1 ही लीटर लिया, 1 लीटर यहाँ 1 लीटर यहाँ, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो आपसे मैं पूछूं कि कुल कितना लीटर हुआ? तो बहुत से बच्चे हैं जो ये कहेंगे सर 2 लीटर हुआ। मैं कहूँगा क्या 2 लीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है उसका वॉल्यूम, या 2 लीटर से कम नहीं हो सकता है? हो सकता है। यानी 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, या तो वॉल्यूम घट सकता है, और या तो वॉल्यूम उसके बराबर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। आइए जरा समझते हैं। सपोज करिए कि आपने यहाँ पर 1 लीटर जो है कंपोनेंट ए लिया और यहाँ पर 1 लीटर कंपोनेंट बी लिया, और जब दोनों को आपने मिलाया तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है, इसका जो वॉल्यूम जो है वो कितना होना चाहिए? आपका 2 लीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके 3 कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे, 3 कंडीशन बन सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि आपका जो वॉल्यूम है या तो 1 + 1 कर दें तो ये आपका 2 हो जाए, या फिर दोनों को 1 + 1 कर दें तो ये आपका 2.1 हो जाए, और यहाँ पे 1 लीटर अब +1 लीटर कर दें या 1.9 लीटर हो जाए। अब आप कहेंगे सर आपको तो जोड़ घटाना तो आता ही नहीं है। जी हाँ सर, पहले मुझे भी लगता था कि मुझे जोड़ घटाना नहीं आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं आता है। अब ये बात अगर मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ उसका जो है रीज़न भी सुन लीजिए, क्यों ऐसा कह रहा हूँ। अगर आपका ये कंपोनेंट दोनों का जो है 1-1 लीटर लिए और इसमें आने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही रहा जो इसके कंपोनेंट में था, तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा, तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, यानी 1 + 1 = 2 ही आएगा। ठीक है। लेकिन जरा सपोज करिए मैंने कंपोनेंट ए और बी को मिलाया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही मैंने दोनों को मिलाया इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया।
सपोज कर लेते हैं कि पहले इनके बीच में स्ट्रांग बॉन्ड था लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, और जब दोनों को मिलाता हूँ तो ये वान डर वाल्स फोर्स में चेंज हो जाते हैं, यानी वीक पड़ जाते हैं। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तब मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर होंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम पहले से ज़्यादा आएगा, यानी 2 लीटर आपका एक्सपेक्टेड था और आपका जब देखेंगे तो 2.1 यानी आपका 2 से ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम था और दोनों को मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले के कंपेयर में बढ़ जाता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी इंक्रीज कर जाता है, तो मॉलिक्यूल नज़दीक आने लगते हैं और उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। उम्मीद करता हूँ अब से आप भी ये कहेंगे कि 1+1 नहीं, 1+1 = 2 वॉल्यूम नहीं हो सकता है, बल्कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर ये कंडीशन आया दैट मीन्स ये राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है और ये आपका आइडियल सोल्यूशन होता है। और अगर ये दोनों कंडीशन आता है तो ये राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स ये आपका क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है डेल्टा वी मिक्सिंग। ये डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है भाई, आपका डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब ये है कि V2 माइनस V1 कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये आपका आइडियल सोल्यूशन है, तो आइडियल सोल्यूशन के लिए तो आपका यही हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये आपका पहले जो है आपका ये V1 था और अब जाके ये आपका क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक है, ये आपका मैं लिख लेता हूं V1 डैश और यहाँ पर V1 डबल डैश कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा V निकालता हूँ तो 2 माइनस ये आपका V2 मान लेता हूँ, यहाँ पर आपका ये V2 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1। तो ध्यान से देखिए कि 2 माइनस 2 = 0 हो जाता है, यानी डेल्टा V मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा V मिक्सिंग अगर 0 हुआ तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको निकालता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ, ये आपका V2 है, तो यहाँ पर आपका डेल्टा V निकालता हूँ, डेल्टा V = V2 माइनस V1। तो V2 कितना है, 2.1, और V1 कितना है, 1 प्लस 1। तो ये आपका प्लस 0, ये आपका प्लस 0.1, ये इतना आपका बच जाएगा। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम 0 नहीं हुआ, और इसे भी लेके चलेंगे तो ये भी आपका जो है आपका 0 नहीं होगा। तो जब आपका डेल्टा वी मिक्सिंग 0 तब होगा जब दोनों के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होंगे। बात समझ में आई? तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है ये आपका क्या हो जाता है, 0 होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पर, अगला चीज, ये आपका डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन की बात अगर मैं करता हूं तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है 0 होता है। 0 का मतलब ये होता है कि जब आपने दोनों कंपोनेंट को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद ना तो हीट एब्जॉर्ब होता है और ना ही इवॉल्व होता है। जब हीट ना तो एब्जॉर्ब होगा ना तो इवॉल्व होगा तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, 0 होगी। और डेल्टा वी एच की वैल्यू 0 इसलिए होगी क्योंकि उनके बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इक्वल था। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल था, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गया, 0 हुआ। अगर यही डेल्टा एच मिक्सिंग अगर 0 नहीं होता, यानी आपका या तो हीट एब्जॉर्ब होता या इवॉल्व होता, तो इस समय आपका ये क्या कहलाता भाई, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, और वो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाता है। तो आइडियल सोल्यूशन के बारे में यहाँ पर क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग = 0। अब यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग जो है आपका 0 हुआ है, तो ये बात है। अब इसमें एक और भी बात है, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं
जो आपके आइडियल सोल्यूशन को फॉलो करते हैं। कौन कौन से ऐसे हैं? तो यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन को अगर फॉलो करने वाले जो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या पोलैरिटी इक्वल होती है। दोनों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या पोलैरिटी क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है लगभग सेम है, तो ये आपके जब भी मिलेंगे तो आपके आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। आपके क्या नाम है, एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br एंड एथिल आयोडाइड, ये भी जब आपके आपस में मिलेंगे दोनों लिक्विड, तो ये भी आपके जो है आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। आपका बेंजीन हो गया और टॉल्यूइन हो गया, बेंजीन और टॉल्यूइन हो गया। जब भी आपके ये आपस में मिलेंगे तो जो बनाएंगे ये भी आपका आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन लिख देते हैं, ये आपका नॉर्मल हेक्सेन CH2 होल 4, ये आपका CH3 और यहाँ पर CH3 CH2 का होल 5, तो ये आपके जो है नॉर्मल हेक्सेन है और नॉर्मल हेप्टेन है। ये दोनों जब भी आपके मिलेंगे तो ये आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आइडियल सोल्यूशन के लिए बात हो गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नॉन आइडियल के बारे में। ठीक है, तो नॉन आइडियल, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से, यहीं पे हम कंपेयर भी कर देते हैं। ओके, ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं भाई नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो सोल्यूशन जो होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके कंपोनेंट से डिफरेंट होता है। बोले तो आपका AB नॉट इक्वल टू AA एंड BB। इसी तरीके से डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू आपका 0, या तो वॉल्यूम पहले से बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, यानी आपका डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर डेल्टा H मिक्सिंग यानी डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होता है। बोले तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये आपके नॉन आइडियल के कंडीशन हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें क्लियर कट समझ में आई होंगी, और इसका जो भी आपको नोट करना है नोट कर सकते हैं जल्दी से। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन किसे कहते हैं। और ये नॉन आइडियल सोल्यूशन जो देख रहे हैं ये फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक है निगेटिव डेविएशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो ये बात अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। इसी तरीके के कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।